मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के बीच में मैं आज सोशल स्टडी के अंतर्गत एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आ रहा हूं, जिस टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति। अर्थात भारत में, पूरी दुनिया में जिससे संविधान चलता है, पूरी दुनिया में जिससे संविधान के अंतर्गत परिवर्तन लाया जा सकता है, आज मैं आपके बीच में उसी टॉपिक से सब कुछ देने का काम करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। और उस टॉपिक से पूरी थ्योरी मैं समझाऊंगा और थ्योरी को समझाने के बाद उस टॉपिक से जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को देने का काम आपको इसी वीडियो में करूंगा। इसीलिए आप जो भी हो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि आपको यह समझ में आएगा कि थ्योरी के अंतर्गत इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन MCQ कैसे बनते हैं और किस किस प्रारूप से प्रश्न उठते हैं। प्रत्येक प्रतियोगिता लेवल के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण यह टॉपिक होगा मेरे दोस्तों, इसीलिए पूरा वीडियो देखेंगे। अगर आप हमारे वीडियो पर चैनल पर नए होंगे तो आप हमारे वीडियो को शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक भी करेंगे। अब हम चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत कौन कौन सा अनुच्छेद निहित है। हम आपके बीच में उसी अनुच्छेद के तहत फैक्ट देने का काम करूंगा कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्या होता है, कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के अंतर्गत कोई शक्ति होती है। अर्थात जो चुनावी प्रक्रिया है राष्ट्रपति की, उस संदर्भ में लेकर आपको चलूंगा कि कौन कौन से अनुच्छेद आपको उस चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकता है और राष्ट्रपति की नियुक्ति करवा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं, महत्वपूर्ण क्या है, अनुच्छेद हैं, ठीक है। और महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद होगा वो हम आपके बीच में एक ट्रिक के माध्यम से ले चलेंगे और वह ट्रिक होगा पकानी कोका दुयो दशम। हम अब इसके अंतर्गत अनुच्छेद लिखना चाहते हैं आपको, जो राष्ट्रपति के अंतर्गत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब ये अनुच्छेद मैं आपको दे रहा हूं, यहाँ पे जरा देखिएगा। ये अनुच्छेद होगा 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। गौर करिएगा जरा, मतलब पकानी कोका दुयो दशम, ठीक है। ये सिर्फ थोड़ा सा याद करने की चीज है, आप घबराएंगे नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तब पकानी कोका दुयो दशम, ये राष्ट्रपति के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद होगा, उसी अनुच्छेद के अंतर्गत हम सारी स्थिति इसी में आपको निहित कर दिया है। तो जरा गौर करिए मेरे प्यारे बच्चों, जो अनुच्छेद 52 होगा, अनुच्छेद जो 52 है वह राष्ट्रपति के किससे संबंधित है, पद से संबंधित है। मतलब अनुच्छेद नंबर जो 52 है वह राष्ट्रपति की किससे संबंधित है, तो पद से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 53 जो होगा वह राष्ट्रपति की किससे संबंधित है, कार्यपालिका से। राष्ट्रपति के किससे संबंधित है, कार्यपालिका से। उसके बाद अनुच्छेद जो 54 है वह राष्ट्रपति के किससे, तो निर्वाचन से। अनुच्छेद जो 54 है वह राष्ट्रपति के क्या चीज से संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद हम जब 55 चलते हैं तो यह राष्ट्रपति के कोटा से संबंधित है। अनुच्छेद हम 56 चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो यह क्या है, राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। राष्ट्रपति के किससे, कार्यकाल से संबंधित है। उसके बाद हम चलते हैं आपको अनुच्छेद 57 में। तो अनुच्छेद 57 कहता है कि कोई भी राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है, कोई भी राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है, वह 57 है। उसके बाद हम आपके बीच में चलेंगे
अनुच्छेद 58 को लेकर, तो अनुच्छेद 58 जो है इससे संबंधित है, अर्थात योग्यता से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे दोस्तों? योग्यता से। अनुच्छेद 59 जो है वह किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 59 जो है वो राष्ट्रपति की शर्तों से संबंधित है। और अनुच्छेद 60 जो आएगा मेरे दोस्तों वह राष्ट्रपति को शपथ दिलवाने से संबंधित है। ये 60 100 से ये 2 मतलब शर्त निहित करेगा। और अनुच्छेद 61 जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वह क्या करेगा? अनुच्छेद 61 जो होता है वह राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। बात सुन में, कौन सा अनुच्छेद? 61 अनुच्छेद। तो इसी चीज से मैंने आपको बताया, पकानी कोका दुयो दशम। सिंपल सी बात है, मतलब राष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रपति की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के अंदर शक्ति, चुनाव कैसे होता है, किस प्रारूप से होता है, तो वह संवैधानिक स्थिति से होता है। बात हमारी समझ में आई? राष्ट्रपति संवैधानिक पद होता है और संवैधानिक दृष्टिकोण से उसका चुनाव होता है, इसीलिए उसके चुनाव के अंतर्गत सारा यहाँ अनुच्छेद आपको निहित है। अर्थात इसके लिए महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। ठीक है मेरे दोस्तों, तो 61 आपको इसी तरह सिर्फ याद कर लेना है, पकानी कोका दुयो दशम। सिंपल सी बात है, 61 तक आप सारे सिस्टम को याद कर सकते हैं। और आपके प्रश्न में यही ना पूछता है कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में निहित है, तो सिंपल सा चीज है, पकानी मतलब प, अर्थात प से क्या हो गया? 52 अनुच्छेद, पद हो गया। बात मेरी, तो सिंपल सी मार सकते हैं आप उसको। ठीक है, अगर पूछे कि राष्ट्रपति के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है, तो का से कार्यपालिका अर्थात अनुच्छेद नंबर 23 में, सॉरी 53 में। बात समझ में? तो इस सिस्टम से आपको हम अब इसी के साथ लेकर के आगे बढ़ूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो पद है वह क्या है, किस रूप से है। अनुच्छेद जो 52 कहता है, मैं उसी के साथ अलग अलग सिस्टम से लेकर के बीच में चलूंगा। तो आप जरा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अनुच्छेद जो आपको 52 है वह क्या कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में, अनुच्छेद जो 52 कहता है कि भारत में हमेशा अर्थात सदैव हमेशा राष्ट्रपति का, भारत में हमेशा राष्ट्रपति का एक पद होगा। एक क्या होगा? पद होगा। कौन अनुच्छेद कहता है मेरे प्यारे दोस्तों? 52 कहता है। अर्थात यह कहता है कि भारत में राष्ट्रपति का सदैव एक पद रहेगा, अर्थात राष्ट्रपति के चुनावी प्रक्रिया को हमेशा 5 साल के बाद उसको चुना जाएगा। मतलब यह कभी भी पद समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ये जो अनुच्छेद 52 है, ठीक है, यह तो भारत में हमेशा राष्ट्रपति का पद रहेगा, लेकिन राष्ट्रपति का जो पद था वह किस देश से लाया गया था? ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो पद है वह ब्रिटेन के संविधान से लाया गया है। किस संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से लाया गया है। किसका पद मेरे दोस्तों? तो राष्ट्रपति का पद। ठीक है, पद आपको निहित हो गया 52 में, लेकिन राष्ट्रपति का पद जो था वह ब्रिटेन के संविधान से क्या किया गया था? लिया गया था, और ब्रिटेन के संविधान से ला करके इसमें क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। ठीक है, इसीलिए भारत में राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन की महारानी से होती है। भारत में राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन की महारानी से होती है। ठीक है, ब्रिटेन की महारानी से होती है। मतलब ब्रिटेन का जो कानून कहता है कि ये जो राष्ट्रपति का पद है वो एक राजा अर्थात रानी के समान है। ठीक है, तो ब्रिटेन के महारानी के संबंध में पद के बराबर हमारे देश के राष्ट्रपति का क्या होता है? पद होता है, वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 52 कहता है। ठीक, तो वो आपके मतलब पद से संबंधित अनुच्छेद 52 होता है। ठीक है, अब हम चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद आपका 53 है। अनुच्छेद क्या है? आपका 53 है। यह अनुच्छेद आपका 53 है। तो अनुच्छेद जो 53 है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वह राष्ट्रपति को, अनुच्छेद जो 53 होता है वह राष्ट्रपति को कार्यपालिका क्या करता है?
कार्यपालिका शक्ति निहित करता है। कौन? अनुच्छेद 53। किसको? राष्ट्रपति को। कौन सी शक्ति? तो कार्यपालिका शक्ति निहित करता है। अर्थात राष्ट्रपति के ही द्वारा भारत के अंदर, राष्ट्रपति के ही द्वारा भारत के अंदर जितने भी कानून बनते हैं, जितने भी कानून निर्मित होते हैं या परिवर्तित होते हैं, उन सभी कानूनों के रूपरेखा को संचालित करने के लिए, एग्री करने के लिए, अलॉटमेंट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो राष्ट्रपति की जरूरत पड़ती है। लेकिन राष्ट्रपति भी किसी भी कानून में परिवर्तन करने के लिए, किसी भी पद से मंत्रियों को हटाने के लिए उसे ठीक है, उसे भारत के अर्थात मंत्री परिषद का क्या करना पड़ता है? मंत्री परिषद का सलाह लेना पड़ता है। किसका? मंत्री परिषद का सलाह लेना पड़ता है। किसको? भारत के राष्ट्रपति को। और मंत्री परिषद का जो मेंबर होता है, जो मालिक होता है, वह कौन होता है मेरे बच्चे? तो पीएम होता है। वह कौन होता है? पीएम होता है, मतलब देश का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो ये ठीक है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति निहित है, लेकिन औपचारिक के तहत उसके अंदर शक्ति निहित है। सारी शक्तियां निहित होती है किसके अंदर? प्रधानमंत्री के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई राष्ट्रपति कानून में परिवर्तन करेगा तो वह किसके सिफारिश पे? प्रधानमंत्री के ही सिफारिश पे और उसी के सलाह पर करेगा। ठीक है, लेकिन यह कार्यपालिका शक्ति इसके अंतर्गत निहित होती है। तो कौन सा अनुच्छेद इसको देता है? अनुच्छेद 53 देता है। अब हम चलेंगे मेरे बच्चे अनुच्छेद नंबर किसमें? अनुच्छेद नंबर 54। ठीक है, यह अनुच्छेद जो 54 है, ठीक है, तो अनुच्छेद 54 में हमने क्या बताया आपको? तो अनुच्छेद जो 54 होता है उसमें हमने बताया कि अनुच्छेद 54 के तहत भारत के राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 54 के तहत भारत के राष्ट्रपति का क्या होता है मेरे बच्चे? तो निर्वाचन होता है। ठीक है, तब भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अर्थात उसको निर्वाचित कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग। कौन करता है मेरे बच्चे? निर्वाचन आयोग। भारत के राष्ट्रपति का वह जो नियुक्ति होती है, चुनाव होता है, उसका जो अलॉटमेंट करता है वह कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन क्या करता है? आयोग करता है। निर्वाचन आयोग के अंतर्गत एक निर्वाचन मंडल होता है। क्या होता है मेरे बाबू? निर्वाचन मंडल होता है। किसके अंतर्गत? निर्वाचन आयोग तो राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया लागू कर देगा, लेकिन निर्वाचन आयोग के बाद एक निर्वाचन मंडल होता है। क्या होता है? निर्वाचन मंडल होता है। और इसी निर्वाचन मंडल के अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनाव में, इसी निर्वाचन मंडल के अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनाव में वही व्यक्ति भाग लेगा जिसकी नियुक्ति, जिसकी सदस्यता अर्थात चुनाव के अंतर्गत हुई हो, जिसकी सदस्यता निहित चुनाव के अंतर्गत अर्थात जो चुन करके गया होगा वही राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेगा? भाग लेगा। बात समझ में आई? तो जरा सोचिए, अब निर्वाचन मंडल के अंतर्गत कौन कौन शामिल किए जाते हैं? तो संसद का दोनों सदन, संसद का दोनों सदन, निर्वाचन मंडल में क्या होता है? दोनों सदन इसमें शामिल होता है। और दोनों सदन कौन कौन होते हैं मेरे दोस्तों? तो पहला होता है आपको लोकसभा। पहला क्या होता है मेरे बाबू? लोकसभा। और दूसरा क्या होता है? राज्यसभा। दूसरा क्या होता है? राज्यसभा। ठीक है, तो ये संसद का दोनों सदन हो गया, लोकसभा और राज्यसभा। तीसरा जो सदन होता है हमारा विधानसभा होता है। क्या होता है? विधान सभा होता है। तो बात समझ में आई हमारी बात? निर्वाचन आयोग इसको नियुक्ति का अलॉटमेंट करेगा, नियुक्त करने की स्थिति में आएगा। ठीक है, लेकिन निर्वाचन मंडल होगा और निर्वाचन मंडल में वही सदस्य शामिल होंगे जो चुनाव के अंतर्गत चुनावी प्रक्रिया को पास करके जाएंगे। तो संसद का दोनों सदन में कौन कौन जाते हैं भाई? तो चुन करके जाते हैं। ठीक है, और विधानसभा में क्या होते हैं? तो चुनकर जाते हैं। तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में 3 लोग भाग लेते हैं। कौन कौन? तो आपका लोकसभा का सदस्य,
राज्यसभा का सदस्य और उसके बाद विधानसभा का सदस्य। बात समझ में आई मेरे दोस्तों? तो ये 3 सदन के सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ लोकसभा हो गया, ठीक है, जैसे कि यहाँ आपको क्या हो गया, लोकसभा हो गया, ठीक है। तो लोकसभा में 2 सदस्य चुने जाते हैं। इनकी जो संख्या होती है मेरे दोस्तों, वह कितनी होती है, 545 पर चुनाव होता है। वैसे 552 होता है अप्रोक्स, लेकिन 545 पर चुनाव होता है। तो इसमें क्या होता है कि 543 सदस्यों का क्या होता है, चुनाव होता है। 543 सदस्यों का क्या होता है मेरे बाबू, चुनाव होता है। और इनमें से कितने सदस्य बचे, 2 सदस्य बचे। तो जो 2 सदस्य बचते हैं उनको मनोनीत किया जाता है। क्या किया जाता है मेरे बाबू, मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्य को, 2 सदस्य को। कहाँ पे, तो लोकसभा में। कहाँ पे, तो लोकसभा में। अब हम चलेंगे आपको लेकर के राज्यसभा में। कहाँ चलेंगे, राज्यसभा में। तो राज्यसभा में टोटल संख्या कितनी होती है, तो 250, ठीक है। तो इसमें भी 250 में से जो 238 सदस्य होते हैं मेरे बाबू, इनका क्या होता है, चुनाव होता है। इनका क्या होता है, तो चुनाव होता है। इनमें से 12 जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं मेरे बाबू, मनोनीत होते हैं। अब हम चलेंगे आपको डायरेक्ट लेकर के विधानसभा में। ये आपको क्या हो गया, राज्यसभा हुआ, ठीक है। ये आपको राज्यसभा हो गया और ये क्या हो गया, विधानसभा हो गया, ठीक है। ये आपको विधानसभा हुआ। तब विधानसभा में भी 2 पार्ट होते हैं मेरे बच्चे। एक आपको विधानसभा होता है, एक आपको क्या होता है, विधानसभा होता है, ठीक है। और एक क्या होता है, विधान परिषद होता है। एक क्या होता है, तो विधान परिषद होता है। बात समझ में? तो ये 3 आपके राष्ट्रपति के अंदर भाग लेने वाले अंग हैं। तो पहला अंग क्या है, तो आपका लोकसभा। दूसरा क्या है, राज्यसभा। तीसरा क्या है हमारे बाबू, विधानसभा। तो आप जरा गौर करिएगा, हम यहाँ बोले क्या हैं। अब विधानसभा की बारी आएगी तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, इसीलिए मैं वहाँ आपको निहित नहीं किया हूँ। जैसे कि बिहार के अंतर्गत 200 कितनी है, 45 है, ठीक है। बात समझ में? तो एक कंडीशन, 245 नहीं 243, 243 है, ठीक है। तो ये कंडीशंस होता है। तो गौर करिए जरा, हम क्या बोले कि निर्वाचन मंडल में वही भाग ले सकते हैं जो चुन करके जाएंगे। तब 543 क्या सदस्य हुए, तो चुन करके गए, इसीलिए एक क्या होगा, भाग लेगा। लेकिन 2 सदस्य क्या हुए, मनोनीत हुए, और मनोनीत कभी चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। तो सिंपल सी चीज है। इन 2 को चुनता कौन है, तो इन 2 को चुनता है मेरे बच्चे राष्ट्रपति। कौन चुनता है मेरे बाबू, इन दोनों को कौन चुनता है, तो राष्ट्रपति चुनता है। अर्थात राष्ट्रपति के पास यह स्वविवेक है, अधिकार है कि वह किसी भी संसद के लोकसभा के अंतर्गत 2 सदस्यों को क्या कर सकता है, उसे चुन सकता है। और इन राज्यसभा में से राष्ट्रपति को ही अधिकार होता है कि यह 12 सदस्यों को क्या कर सकता है, चुन सकता है। बात हमारी समझ में आई? तो जो व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनेगा, गौर करिएगा जरा, जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनेगा वही राष्ट्रपति जब ये दोबारा आपके राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होता है चुनाव के लिए, तो जरा गौर करिए, राष्ट्रपति जिसको चुना है वह व्यक्ति राष्ट्रपति को वोट देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल दे देगा। उसके अंतर्गत तो ये लालसा बनी रहेगी ना कि नहीं भाई, फिर अगर ये जीत जाएंगे तो हमको दोबारा क्या करेंगे, राज्यसभा का सदस्य बना देंगे। इसीलिए संविधान बनाने वालों ने इस पर ठोक ठठा करके बिल्कुल क्लियरफाई किया कि नहीं, जौने को अगर राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, मनोनीत करेंगे, वह व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव
बात समझ आई मेरे बच्चे। तो जिस व्यक्ति को कैंडिडेट को राष्ट्रपति चुनेगा वह राष्ट्रपति के चुनाव में क्या कर सकता है, चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। तो गौर करिएगा, लोकसभा में कितने भाग नहीं ले सकते, तो 2 अर्थात जिसको मनोनीत किया जाएगा। राज्यसभा में कितने भाग नहीं ले सकते, तो 12 अर्थात जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। विधानसभा और विधान परिषद की बात आ जाती है मेरे प्यारे बच्चों। तो विधान परिषद जो है, विधानसभा के तो ऑलरेडी सदस्य भाग ले गए हैं, लेकिन विधान परिषद की जो परिस्थिति आ जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो विधान परिषद हमारे भारत में अभी तक सिर्फ कुल मिलाकर के 7 राज्यों में ही अवेलेबल है। इसीलिए जब सभी राज्य को शामिल कर लिया जाएगा, सभी राज्य में विधान परिषद की संख्या हो जाएगी, तब जाकर के अलॉटमेंट जाकर के संसद में एक कानून पारित कर दिया जाएगा कि उसी समय से सारे लोग क्या करने लगेंगे, आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने लगेंगे। लेकिन अभी तक सिर्फ 7 ही है, इसीलिए विधान परिषदों को कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का प्रावधान नहीं है। तो कौन सिर्फ भाग लेते हैं, तो आपको विधानसभा के विधायक अर्थात जो सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं। तो ये कंडीशंस हो जाता है, ठीक है। तो आपसे अगर सवाल कहीं पूछे कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से भाग लेते हैं लोग, तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और आपके विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये आपका अनुच्छेद कौन रहा, तो ये आपका अनुच्छेद 54 था, जो आपको इसमें सारे राष्ट्रपति के निर्वाचन में सदस्यों को शामिल करने का काम किया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अब राष्ट्रपति का कार्यकाल चलेंगे। राष्ट्रपति का क्या है, कार्यकाल, और राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है, तो 56 में है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का होता है, 5 वर्ष का होता है। अर्थात जब एक बार कोई राष्ट्रपति बन जाएगा तो वह कितने साल तक रहेगा, 5 साल तक रहेगा। हमारे राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह हमेशा किसी भी साल में 25 जुलाई को क्या हो जाता है मेरे बाबू, समाप्त हो जाता है। कब समाप्त हो जाता है, 25 जुलाई को समाप्त हो जाता है। लेकिन यही कारण होता है कि भारत के राष्ट्रपति का जब चुनाव हो जाता है तो 25 जुलाई से पहले सारी प्रक्रिया को क्या कर लिया जाता है, पूर्ण कर लिया जाता है, ठीक है। और 25 तारीख को क्या कर लिया जाता है, शपथ ग्रहण करवा लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, शपथ ग्रहण करवा लिया जाता है। अर्थात नए राष्ट्रपति का कार्यकाल 25 जुलाई से ही क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ऐसा क्यों है 25 जुलाई, क्योंकि हमारा देश जब आजाद हुआ तो 1952 जब आया यह दिन, 1952 का दिन जब आया, क्योंकि 1950 में आपको संविधान लागू हुआ और 1950 के बाद जब 52 में आया तो 52 में वही 52वां आपका जो अनुच्छेद था वह निहित कर दिया गया कि राष्ट्रपति का भी चुनाव होना चाहिए। और पहली दफा हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह क्या बने, पहली दफा हमारे देश के राष्ट्रपति बने और इन्होंने 25 जुलाई 1952 को राष्ट्रपति की क्या ली, शपथ ली। इसीलिए 25 जुलाई को क्या होता है, राष्ट्रपति का पूर्ण कार्यकाल समाप्त हो जाता है और उसी दिन से नया कार्यकाल क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो यह जो अनुच्छेद 56 है वह राष्ट्रपति के कार्यकाल का क्या करता है, निर्धारित अर्थात निर्धारण करता है। बात समझ में आई। अब हम चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अनुच्छेद आपको किसमें, 57 में, अनुच्छेद 57 में चलते हैं। तो अनुच्छेद 57 क्या करता है कि राष्ट्रपति, कोई भी राष्ट्रपति होगा वह राष्ट्रपति दोबारा क्या हो सकता है, निर्वाचित हो सकता है। अर्थात भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए सीमित समय नहीं रखा गया है, सीमित समय नहीं रखा गया है। जबकि आप सीमित समय क्यों नहीं रखा गया, ये हमारा अनुच्छेद कौन करता है, 57 कहता है कि भारत के संविधान में कोई भी
राष्ट्रपति एक बार नहीं, 2 बार नहीं, वो जितनी बार चाहे राष्ट्रपति क्या हो सकता है, निर्वाचित हो सकता है। उसके लिए कोई बॉन्ड नहीं है। जबकि आप अमेरिका में चले जाइएगा मेरे दोस्तों, तो अमेरिका में सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति के चुनाव का वहां पर अलॉटमेंट है। मतलब जब एक बार आप चुन जाइएगा, 2 बार चुन जाइएगा, लेकिन तीसरी बार आप राष्ट्रपति के चुनाव में कभी खड़ा नहीं हो सकते, वो अमेरिका का संविधान कहता है। इसलिए वहां सिर्फ 2 ही बार कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है राष्ट्रपति के लिए, जैसे बराक ओबामा ने जीता था 2 बार। ठीक है, तो हमारे देश में ऐसा रूल, ऐसा कानून नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद जो 57 है वो बोलता है कि कोई भी राष्ट्रपति दोबारा भी हो सकता है, चुना जा सकता है, तिबारा चुना जा सकता, जितनी बार उतना चुना जा सकता है। तो यह अनुच्छेद कौन कहता है, तो 57 कहता है। ठीक है, अब हम चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों अनुच्छेद 58 पे। अनुच्छेद 58 पे, तो अनुच्छेद अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 क्या करता है कि यह राष्ट्रपति के लिए योग्यता को निर्धारित करता है। किसको निर्धारित करता है, राष्ट्रपति के लिए योग्यता को निर्धारित करता है। मतलब ये कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्त और क्या क्या योग्यता चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी सदस्य को 35 साल की न्यूनतम उम्र का कर लेना चाहिए, पूर्ण कर लेना चाहिए। अर्थात अगर वह 34 साल का है तो नहीं बन सकता है। ठीक है, 35 साल उम्र पूरी कर लेना चाहिए। और उसे भारत का क्या होना चाहिए, भारत का उसे नागरिक होना चाहिए, अर्थात वह भारतीय नागरिक हो। तीसरी चीज है उसमें कि कोई भी राष्ट्रपति तभी बन सकता है जब संसद का सदस्य बनने की क्वालिटी उसके अंदर क्या हो, मौजूद होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के अंदर संसद का सदस्य बनने की क्वालिटी अर्थात उसके अंदर वो योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, वह पागलपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह शर्तें दे रहा है, योग्यता दे रहा है कि पागलपन उसके अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह कभी भी राष्ट्रपति का पद अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है। तो एक कंडीशन से आपका अनुच्छेद नंबर किस में, 58 में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 59 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 59 शर्त लागू करता है। ठीक है, कि भारत में तो एक राष्ट्रपति होगा, वो शर्त अलग की हो गई, लेकिन अनुच्छेद 59 कहता है कि किसी भी राष्ट्रपति को अपना घर नहीं बल्कि आवास आवंटित होगा। आवास क्या होगा, आवंटित होगा। कोई भी राष्ट्रपति होगा और उस राष्ट्रपति को जो वेतन मिलेगा उस वेतन के अंतर्गत किसी भी प्रकार से कोई भत्ता या पीएफ या डीएफ नहीं कटेगा। बात हमारी समझ रहे हैं, लेकिन जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे कर्मचारियों को सारा पीएफ सीएफ कटते चला जा रहा है, लेकिन राष्ट्रपति के वेतन भत्ते में से किसी भी प्रकार का कोई कटाव नहीं होगा। बात समझ में, राष्ट्रपति के वेतन में कोई जीएसटी नहीं लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों। राष्ट्रपति के वेतन में कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और इनका वेतन कितना है, 5 लाख है। राष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन कितना है, 5 लाख है। इस पर नो जीएसटी, इस पर क्या होता है, नो जीएसटी। जबकि आप कुछ भी खरीदने जाते हैं तो आपको जीएसटी देना पड़ता है। हमारे जो सिंपल से सिंपल कर्मचारी होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है जो इनकम करते हैं उस पे। ठीक है, तो यह आपको 59 शर्त करता है कि आवास में रहेंगे, उनको वेतन भत्ता सब कुछ मिलेगा। ठीक है, उनमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी। ठीक है, वेतन पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा और वेतन जो होगा वह आपको संचित निधि से क्या होगा, उनको दिया जाएगा। किनको, तो राष्ट्रपति को। तो ये हमारे दोस्तों 59 हमारा अनुच्छेद रहा। ठीक है, अब हम अनुच्छेद नंबर 60 पर चलते हैं।
अनुच्छेद नंबर किस पे चलते हैं? 60 पे। ये आपका अनुच्छेद नंबर कौन है? तो 60 है। और अनुच्छेद नंबर 60 क्या कहता है मेरे दोस्तों? तो अनुच्छेद जो 60 है वह कहता है कि राष्ट्रपति जब निर्वाचित हो जाएगा, राष्ट्रपति जब वोटिंग हो जाएगा उनका, तो उनको शपथ दिलवाया जाएगा। उनको संविधान का क्या किया जाएगा? शपथ दिलवाया जाएगा। और राष्ट्रपति को शपथ दिलवाने के लिए उस देश के उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा, उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही क्या करेगा? राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद नंबर 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्या करेगा? वह शपथ दिलवाने का काम करेगा। राष्ट्रपति जब शपथ ले लेगा, शपथ लेने के बाद कभी भी कोई परिस्थिति आती हो और वह अपना पुनः क्या करना पड़ता है? त्याग पत्र देना चाहता है, तो वह किसे देगा? तो उपराष्ट्रपति को दे देगा। किसको देगा मेरे बच्चे? उपराष्ट्रपति को देने का काम करेगा। यह अनुच्छेद नंबर कौन करता है? तो 60 करता है कि शपथ दिलवाने की प्रक्रिया जब राष्ट्रपति चुन जाएगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देंगे। और वर्तमान में हमारे 48वें CJI अर्थात मुख्य जो न्यायाधीश हैं वह कौन है? तो NV रमन्ना है। बात समझ में आई मेरे दोस्तों? अब हम चलेंगे अनुच्छेद नंबर अर्थात जो लास्ट अनुच्छेद होगा 61। और यह अनुच्छेद कहता है हमारे बच्चों कि राष्ट्रपति चुना जा चुका है, ठीक है। यह अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति चुना जा चुका है, ठीक है, लेकिन उसको चुनने वाले कौन थे? तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। बात समझ में आई? अगर किसी कारणवश इन 3 संसद के सदस्यों को राष्ट्रपति के अंदर कुछ खामियां दिखती है, कुछ कमियां दिखती है, बात समझ में आई? तो उस संदर्भ के अंतर्गत होता क्या है ना? उस संदर्भ के अंतर्गत होता क्या है कि राष्ट्रपति के अंदर ये जो अनुच्छेद 61 है वो कहता है कि राष्ट्रपति के ऊपर अगर किसी भी प्रकार से संशय होता है तो उस पर क्या लगाया जा सकता है? महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। अर्थात इन तीनों सदनों के जो सदस्य होंगे उनकी अनुमति से, उनके मत से, उनके वोट से अगेन पुनः राष्ट्रपति पर क्या लगाया जा सकता है? महाभियोग लगाया जा सकता है। और यह जो महाभियोग होता है मेरे दोस्तों, तो संसद के जितने भी सदस्य होते हैं सदन के, उन सदस्यों में से 2/3 जो सदस्य होंगे, 2/3 जो सदस्य होंगे, उन सदस्यों की अनुमति क्या होनी चाहिए? अवेलेबल होनी चाहिए। तभी राष्ट्रपति के ऊपर क्या लगाया जा सकता? महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग लाने से पहले मेरे दोस्तों राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाता है। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। बात समझ में? 14 दिन पहले राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाने से पहले उनको क्या दिया जाता? तो सूचना दी जाती है। क्या दी जाती है? सूचना दी जाती है, मतलब उनको नोटिस दिया जाता है ताकि वह उस सूचना के बारे में, महाभियोग के बारे में वह जान लें, क्लियर हो जाएं कि नहीं यह जो हमारे ऊपर लाया जा रहा है महाभियोग वो हमारे में कौन सी कमी के कारण लाया जा रहा है। तो उसके लिए उनको 14 दिन पहले का क्या किया जाता है? समय दिया जाता है। तो ये राष्ट्रपति होते हैं मेरे दोस्तों। राष्ट्रपति के अंदर ये जो अनुच्छेद 72 होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, यह उनको एक न्यायिक शक्ति प्रदान करता है और न्यायिक शक्ति प्रदान करके उनको यह पावर देता है कि कोई भी व्यक्ति अगर मृत्युदंड की सजा पा चुका है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उसे क्षमादान कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर ताउम्र सजा पा चुका है, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति सोच समझ करके क्या कर सकता है? उसके सजा में कटौती कर सकता है, उसका कार्यकाल घटा सकता है। कौन अनुच्छेद देता है उनको शक्ति? अनुच्छेद 72 देता है।
बात समझ में आई मेरे दोस्तों। तो ये कंडीशन रहा है आपके राष्ट्रपति के अंतर्गत, जो राष्ट्रपति की अनुच्छेद 52 से लेकर 61 के अंतर्गत मैं आपको सारी चीजें यहां पर बताने का काम किया।